Good morning everyone, this is Ashutosh Chaturvedi. I am BTech from IIT BHU and this is your YouTube channel Physics by Ashutosh sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT, NEET and for 11th and 12th as well. So कैसे हो सब लोग? All good? So let's get started. This is Electrostatics lecture number 3. पेन और पेपर उठा लीजिए, नोट्स बनाना शुरू करिए और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट अमेजिंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दैट इज कॉल्ड एज कूलम्ब्स लॉ। एक्चुअली पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट लॉज हैं। कौन कौन से? एक है कूलम्ब्स लॉ और दूसरा है गॉस लॉ। गॉस लॉ की चर्चा हम लोग आखिरी में करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कूलम्ब्स लॉ की। कूलम एक्चुअली साइंटिस्ट का नाम है, मिस्टर कूलम फ्रेंच साइंटिस्ट थे एक्चुअली, ग्रेट साइंटिस्ट, ग्रेटेस्ट एवर। एक्चुअली ही हैज़ रियली मेड एन इनक्रेडिबल एंड इमेंस कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक्चुअली कूलम साहब ने ये बताया कि देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन एनी 2 point चार्जेस इन द स्पेस। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस and is inversely proportional to square of separation between the charges. कूलम साहब ने हमें ये बताया कि जब भी स्पेस में दो चार्जेस एग्जिस्ट करेंगे, सपोज हमारे पास 2 point चार्जेस हैं Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, तो इन चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर। चार्जेस लाइक हैं रिपल्स हो जाएगा, चार्जेस अनलाइक हैं अट्रैक्ट हो जाएगा। तो चार्जेस के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है जिसका मैग्नीट्यूड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए, उड़ाने के लिए एक कांस्टेंट यूज करते हैं, दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड एज 1/4πε0। लुक एट द लेटर। इस लेटर को नाम दिया गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या कई बार हम इसको परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम भी बोल सकते हैं। इट्स अ कांस्टेंट। एक्चुअली परमिटिविटी होता क्या है, परमिटिविटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है, इसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। ठीक है, अभी समझें इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो 1/4πε0 Q1 Q2/r²। टर्म्स बिल्कुल सिंपल हैं। Q1 Q2 दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड हैं, r उनके बीच का डिस्टेंस है, सेपरेशन है। ठीक है, और F, तो F है उन चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड। राइट, आप लोग ऐप पे जाएं, थ्योरी की फाइल ओपन करें, उसमें अच्छे से डिटेल में सारे के सारे टर्म्स लिखाए हुए हैं। फोर्स में कुछ छोटी छोटी बातें हैं अपने को ध्यान रखनी है। एज यू कैन सी हियर इन दिस एक्सप्रेशन कि दोनों पार्टिकल्स के चार्जेस जितने ज़्यादा होंगे उनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा होगा। चार्ज आप बढ़ाते जाएंगे, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी बढ़ते जाएगा। दूसरा, चार्जेस के बीच का डिस्टेंस आप जैसे बढ़ाते जाएंगे फोर्स घटते जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड एज इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम्स लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। That is, magnitude of electrostatic force is inversely proportional to square of distance between the charges. F is inversely proportional to r²। ये मतलब है कि Coulomb's law follows inverse square law। आप चार्जेस के बीच का सेपरेशन जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स घटते जाएगा। अब ये हमने जो कांस्टेंट यूज़ किया है 1/4πε0, इसकी एक वैल्यू होती है। कितनी वैल्यू आप सबने पढ़ रखा होगा? भाई साहब बैठना नहीं है, बोलना है। यस, वेरी गुड। कितना? 1/4πε0 इज 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अब साइन नॉट की जो वैल्यू होती है इट इज एक्चुअली 8.86 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। एक्चुअली परमिटिविटी होती क्या है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होती है, ये हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी उसकी वैल्यू समझते हैं। अच्छा, अब साइन नॉट की जो वैल्यू है ये आती कहाँ से है? तो इट कम्स फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है? 9 × 10⁻⁹। इसमें बस पाई की वैल्यू अपने को पुट करनी है, अब साइन नॉट कितना निकल आएगा। तो अब साइन नॉट मैंने इधर कर लिया, इस फैक्टर को इधर रख लिया।
राइट। तो अब साइन नॉट बिकम्स 1/4 पाई और इसको इधर रख लिया 9 इंटू 10⁻9, पाई की वैल्यू उड़ा दी कितनी 3.14। तो इसी एक्सप्रेशन को जब हम सॉल्व करेंगे रिजल्ट कम्स आउट टू बी 8.86 इंटू 10⁻12। लुक एट द यूनिट, याद रखना है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका रिवर्स है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर, ये क्या है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसमें कई बार बार 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू का यूज होगा, कई बार परमिटिविटी की भी वैल्यू का यूज होगा। तो अपने को ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज हैं याद होनी चाहिए, छप जानी चाहिए, छपेगी नहीं, वेरी गुड। तो अब ये जो कूलम्ब्स लॉ है इसमें ये जो हम लोग कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं जिसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या परमिटिविटी ऑफ एयर वैक्यूम, इसका यूनिट क्या होता है, एमकेएस में क्या होता है, सीजीएस में क्या होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, ये थोड़ा सा चर्चा हो जाए, ठीक है। तो सिंपल सा अप्रोच है, यूनिट डायमेंशन कैसे कैसे निकालते हैं सब आप लोगों ने 11th में यूनिट्स एंड डायमेंशन के चैप्टर में पढ़ रखा है। तो सबसे पहला काम है यू हैव टू एक्सप्रेस एप्सिलॉन नॉट इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज। इसको ऐसे लिख लें, एप्सिलॉन नॉट कैन बी रिटन एज 1/4 पाई एफ Q1 Q2 R स्क्वायर। कुछ नहीं किया है, एप्सिलॉन नॉट को इधर रख दिया है, एफ को इधर रख दिया है, तो इट बिकम्स 1/4 पाई एफ, एप्सिलॉन नॉट इधर आ गया और बाकी तो एज है Q1 Q2 R स्क्वायर। अब यहाँ से सपोज अपने को परमिटिविटी का एमके सिस्टम में यूनिट देखना है। नाउ वी कैन इजली डिटरमिन इट्स यूनिट, कैसे, चार्ज, तो चार्ज का एमकेएस में कूलम, ये भी चार्ज है कूलम, तो कूलम इंटू कूलम कितना हो गया कूलम स्क्वायर, नीचे 4 पाई मैग न्यूटन न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिट एंड डायमेंशनलेस, राइट। फोर्स, यस फोर्स का एमके सिस्टम में न्यूटन, आर डिस्टेंस क्या है मीटर में एमके सिस्टम में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। वही तो आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट का मैग्नीट्यूड क्या होता है 8.86 10⁻12, यूनिट क्या होता है कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज इट सीजीएस यूनिट, व्हाट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ परमिटिविटी, यस, तो सिंपल, फोर्स का सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या है डाइन, चार्जेस का ट्राई टू रिकॉल इट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1 पढ़ चुके हैं, चार्ज का सीजीएस यूनिट ईएसयू, वेरी गुड। तो ये ईएसयू हो गया, ये ईएसयू, तो ईएसयू इंटू ईएसयू स्क्वायर हो जाएगा, इट बिकम्स ईएसयू का होल स्क्वायर एंड डिवाइड बाय फोर्स का सीजीएस सिस्टम में डाइन हो गया, बहुत अच्छे। डिस्टेंस सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सीजीएस सिस्टम में यूनिट आ गया ईएसयू का स्क्वायर अपॉन 9 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अगर सपोज मैं पूछता हूँ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट्स ऑफ परमिटिविटी, दोनों में रिलेशन क्या हो जाएगा, आसानी से निकाल सकते हैं, कोशिश करते हैं। 11 में हम लोग कर चुके हैं इन यूनिट्स एंड डायमेंशंस। जस्ट सपोज वी वांट टू रिलेट 1 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर इज हाउ मैनी ईएसयू स्क्वायर अपॉन 9 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सा कन्वर्सन है, एक कूलम्ब में कितने ईएसयू होते हैं, लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं। 1 कूलम्ब इज 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू, उड़ा रहा हूँ थोड़ा दिमाग लगाना। तो 1 कूलम्ब, तो 1 कूलम्ब की जगह आप रख दें, कुछ नहीं करना है, 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू और होल स्क्वायर, कुछ नहीं किया, सिर्फ कूलम्ब की जगह मैंने 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू रख दिया और स्क्वायर तो स्क्वायर ही है। अच्छा, 1 न्यूटन में कितने डाइन 10⁵, और ये सब चर्चा हो चुकी है 11 में यूनिट्स एंड डायमेंशन में। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन है। अब ये मीटर है, तो 1 मीटर में कितना सेंटी 100 सेंटी, 10⁻2 ले सकते हैं। तो मीटर की जगह कुछ नहीं करना है, 10⁻2 सेंटीमीटर, ध्यान समझें, जहाँ कूलम था 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू रख दिया और स्क्वायर तो स्क्वायर ही है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन हो गए, ये डाइन है, डाइन है, डाइन 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 10⁵ डाइन, ठीक है। अच्छा, और 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। वैसा कैलकुलेशन सॉल्व कर ही लेंगे। तो दिस बिकम्स, इसका स्क्वायर करा रहा हूँ 9 इंटू 10⁻18, दिस इज ईएसयू स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 10⁵ डाइन एज इट इज एंड दिस इज 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मल्टीप्लिकेशन बार बार ऐड हो जाएंगे, 5 + 4 9 हो जाएगा। सो 9 इंटू 10⁻18 और नीचे हो गया
AC स्क्वायर, और नीचे हो गया 10⁻9 9 इंटू सेंटीमीटर का स्क्वायर, राइट। डिवीजन में पावर पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 18 माइनस 9 विल गिव यू 9. Finally, the result comes out to be this 1 coulomb square upon Newton into meter square and 9 into 10⁻9 क्या ESU square upon 9 into centimeter square. So this is the relation between MKS and CGS units of permittivity. अब मूव करते हैं इसके डायमेंशंस पे. चलिए डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी. तो डायमेंशन कैसे निकालते हैं? प्रोसेस क्वाइट सिंपल, राइट. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या पढ़ते हैं? 1/4 Q1 Q2 by r स्क्वायर. अच्छा, एप्सिलॉन नॉट का अपने को डायमेंशन निकालना है, तो वी हैव टू एक्सप्रेस दिस एप्सिलॉन नॉट इन टर्म्स ऑफ रेस्ट ऑफ द क्वांटिटीज. तो एप्सिलॉन नॉट को हम लिख सकते हैं 1/4 Q1 Q2 बाय, कुछ नहीं किया है, एप्सिलॉन नॉट को इधर कर दिया है, F को इधर कर दिया, ठीक है, एक ही चीज़ है. यहाँ से वी कैन इजिली डिटरमिन डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी. तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हो जाएगा, एक्चुअली 4 तो कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, इट्स यूनिट एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, राइट. इधर ऊपर आएगा Q1 का डायमेंशन इंटू Q2 का डायमेंशन, डिनोमिनेटर में आ जाएगा R के डायमेंशन का स्क्वायर. ठीक है बात. हाँ, चार्ज का डायमेंशन बोल. व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ चार्ज? लेक्चर नंबर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, लेक्चर नंबर 1 में हम लोग पढ़ चुके हैं. अरे जल्दी बोल, बैठना नहीं है, बोलना पड़ेगा. यस, वेरी गुड. डायमेंशंस ऑफ चार्ज 80. अरे भूले तो नहीं? अरे याद है ना? नहीं याद है, सुना ध्यान से. करंट हम लोग क्या पढ़ते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उस टाइम चार्ज क्या हो जाएगा? IT. चार्ज की डायमेंशन क्या हो जाएगी? करंट I की डायमेंशन, टाइम T की डायमेंशन. करंट क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी. डायमेंशन क्या होता है? A. टाइम क्या है? डायमेंशन क्या है? T. चार्ज की डायमेंशन 80. कई बार यूज होगा, क्वाइट फ्रिक्वेंटली, ठीक है. तो Q1 का भी डायमेंशन 80, Q2 का भी डायमेंशन 80. फोर्स, यस, डायमेंशन ऑफ फोर्स सबको पता होगा, वेरी गुड. MLT - 2R डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, रेडियस है, सबके डायमेंशन L ही होते हैं. तो दिस इज L है, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर करा दिया है. सो ऊपर आपका बनेगा A² T स्क्वायर, नीचे जाएगा क्या? M. L इंटू L स्क्वायर विल गिव यू L3. L इंटू L स्क्वायर क्या हो जाएगा? L की पावर 3, L³ हो जाएगा. T-2. इसको बस आप थोड़ा सिंप्लीफाई करना है. M - 1 L - 3 T4, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, और ये T² T⁴ हो जाएंगे. A² तो ऐसा है. तो दिस इज डायमेंशंस ऑफ परमिटिविटी. तो ये तो हमने पढ़ लिया कि लॉ क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है. अब सवाल ये आता है कि इस फॉर्मूले का यूज़ क्या है, एंड व्हाइल अप्लाइंग दिस फॉर्मूला हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने हैं. चलो डिस्कस करते हैं. यस, एक्चुअली फार्मूले का यूज़ बहुत ही सिंपल सा है कि अगर हमें दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स पता हैं, अगर हमें उनके बीच का सेपरेशन पता है, तो फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन वी कैन डायरेक्टली डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन द चार्जेस. सोचो, Q1 Q2 पता है, उनके बीच का सेपरेशन पता है, तो Q1 पुट कर देना, Q2 पुट कर देना, R पुट कर देना, तो यहाँ से यू विल डिटरमिन, वी कैन डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन द चार्जेस. ये तो यूज़ हो गया. अब सवाल ये आता है कि व्हाइल अप्लाइंग दिस फार्मूला अपने को कौन कौन से बेसिक पॉइंट्स याद रखने हैं. सो नोट में पहुंचे हैं पॉइंट नंबर 1. बेसिक से पॉइंट्स हैं, ठीक है. पहला पॉइंट है, बेसिक सा पॉइंट है. एक्चुअली पहला पॉइंट हमें बताता है रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स. हम सब ने पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर नंबर 1 में कि अगर चार्जेस लाइक होते हैं तो फोर्स कैसा होता है? रिपल्सिव. अनलाइक होते हैं, अट्रैक्टिव हो जाता है. मतलब ध्यान समझना, अगर दोनों चार्जेस लाइक हैं तो दोनों के दोनों चार्जेस इसी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगे. अगर चार्जेस अनलाइक हैं तो दोनों चार्जेस इसी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे. ध्यान दें, अगर चार्जेस लाइक हैं तो फोर्स का नेचर कैसा होगा? रिपल्सिव. अगर चार्जेस अनलाइक हैं, अगर चार्जेस
अनलाइक हैं, फोर्स कैसा हो जाएगा, अट्रैक्टिव। क्लियर बात? ऐसे समझें कि मान लो दोनों चार्जेस लाइक हैं, तो इसी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा और इसी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से ये चार्ज इस चार्ज को रिपेल करेगा। न्यूटन्स लॉ, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जितने फोर्स ये इसको रिपेल करेगा उतनी फोर्स ये इसको रिपेल करेगा। और अगर चार्जेस अनलाइक हैं, अगर चार्जेस अनलाइक हैं तो दोनों चार्जेस इसी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अरे हाँ ना तो बोल, वेरी गुड। दोनों चार्जेस इसी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से, इसी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जितना फोर्स ये इस पे इधर लगाएगा उतनी फोर्स ये इस पे इधर लगाएगा। ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लियर? अरे भाई साहब आना बोलना पड़ेगा, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट, दूसरा जो पॉइंट है इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, और पूरा का पूरा जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर है उसमें हम इस पॉइंट का यूज़ करेंगे। एक्चुअली इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी डू नॉट सब्स्टिट्यूट द चार्जेस विद देयर प्रॉपर साइन, वी ओनली सब्स्टिट्यूट देयर मैग्नीट्यूड्स। ध्यान से समझें, जब भी आप इस फॉर्मूले को घुमाने जाएंगे 1/4 Q1 Q2 R स्क्वायर, राइट, तो उसमें कभी भी हम चार्जेस को साइन के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, ठीक है ना। चार्जेस को साइन के साथ सब्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, वी ओनली सब्स्टिट्यूट देयर मैग्नीट्यूड्स। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? मैग्नीट्यूड की फॉर्म में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ऐसा क्यों होता है डिटेल में चर्चा करते हैं। एक्चुअली हम लोग यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं? फोर्स निकाल रहे हैं। अब फोर्स कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान देना। अब वेक्टर में दोनों चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी। तो फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन की चर्चा हम लोग प्रीवियस प्रॉपर्टी में कर चुके हैं कि लाइक है रिपल्सिव हो जाएगा, अनलाइक है अट्रैक्टिव हो जाएगा। बचता क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, इट कैन नेवर बी नेगेटिव क्वांटिटी। 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं वेक्टर्स में, किसी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। नहीं चमका? अरे मुझे लगा ही नहीं तो मैं चमका। एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो अपने पास दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर है, दूसरा है माइनस वेक्टर है। ध्यान समझना, एक है वेक्टर है, दूसरा है माइनस वेक्टर है। दोनों में क्या सिमिलरिटी, क्या डिफरेंस है? सिमिलरिटी ये है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस लाइज इन देयर डायरेक्शन, कि इसकी डायरेक्शन इसके एग्जैक्टली रिवर्स है, अपोजिट है। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर, इसका मैग्नीट्यूड लेट्स से 10 है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 10 होगा, -10 नहीं होगा। माइनस साइन मियरली रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन, कि डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर इज एग्जैक्टली अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। एक अगर ईस्ट में है तो दूसरा वेस्ट में होगा। बट हमेशा ध्यान रखें, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वेक्टर इट्स ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। बात समझे ध्यान से। इस फॉर्मूले से हम लोग सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। और मैग्नीट्यूड क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा? जब चार्जेस को आप सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रखेंगे, नॉट विद देयर साइन। थोड़ी थोड़ी फील आई और आएगी, बात समझ में आ गई। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में दोनों चीज़ें होंगी, मैग्नीट्यूड भी होगा एंड डायरेक्शन भी होगी। डायरेक्शन ऑलरेडी हम देख चुके हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 में, कि लाइक चार्जेस हैं रिपल्सिव होगा, अनलाइक है अट्रैक्टिव होगा। बचा क्या? मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड हमेशा कैसी क्वांटिटी होगी? पॉजिटिव। और पॉजिटिव कब आएगा? जब चार्जेस को हम लोग सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रखेंगे। तो जब भी फोर्स का हम ये फॉर्मूला घुमाएंगे, गलती से भी चार्जेस को हम साइन के साथ नहीं रखेंगे, वी विल ओनली सब्स्टिट्यूट देयर मैग्नीट्यूड्स। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूं, मान लो एक चार्ज बोलता है +1 कूलम है, दूसरा कितना है? -2 कूलम। तो Q1 की वैल्यू तो ठीक है 1 रख देंगे, Q2 की वैल्यू गलती से भी -2 मत रख देना, 2 रखेंगे, राइट? क्योंकि यहाँ से फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड पॉजिटिव। पॉजिटिव कब आएगा? जब इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ
मैग्नीट्यूड की फॉर्म में रखेंगे, नॉट विद देयर प्रॉपर साइन। आई होप इट्स क्लियर नाउ। 2 पॉइंट्स हो गए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। एक्चुअली जो पॉइंट नंबर 3 है ये आपके मॉड्यूल में नहीं दिया हुआ है, थ्योरी में नहीं दिया हुआ है, तो उसको आप नोट कर लें। एक्चुअली नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक्सप्रेशन है, इट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस। It is not applicable for rigid body system, not applicable for continuous charge system. The expression 1/4 pi epsilon naught q1 q2 by r square, it is applicable only for point charges. अब सवाल भाई साहब ये आता है कि what do we mean by this point charges? एक्चुअली अगर कंडक्टर्स का जो साइज है, बॉडीज का जो साइज है, उनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में काफी छोटा हो, देन द चार्जेस आर अज्यूम टू बी पॉइंट चार्जेस। एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे मान लो ये आपके पास 2 कंडक्टर्स हैं, 2 चार्ज बॉडीज हैं, Q1 है Q2 है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अगर इनके जो रेडियस हैं, इनके बीच के सेपरेशन के कंपैरिजन में काफी स्मॉल है, जैसे मान लो इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2 और इनके बीच का सेपरेशन सपोज r, तो अगर r1 और r2 की वैल्यू r से बहुत छोटी है तो आप बॉडीज को ट्रीट कर सकते हैं लाइक पॉइंट चार्जेस। जैसे से फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि सपोज चार्जेस के बीच का सेपरेशन 1 मीटर है, सपोज इस बॉडी का रेडियस 1 मिलीमीटर है, इस बॉडी का रेडियस 2 मिलीमीटर है, तो रेडियस काफ़ी छोटे हैं। किससे काफ़ी छोटे हैं? एज कंपेयर टू सेपरेशन बिटवीन दीज चार्जेस। इसलिए हम दोनों को ट्रीट कर सकते हैं लाइक अ पॉइंट चार्जेस। और जब तक पॉइंट चार्जेस होंगे तभी तक उन चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स को निकालने के लिए यू कैन यूज दिस फार्मूला। अब इस फार्मूले को आप कब अप्लाई कर सकते हो, कब नहीं अप्लाई कर सकते हो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास रिजिड बॉडी सिस्टम है, कंटिन्यूअस चार्ज सिस्टम है। जैसे से फॉर एग्जांपल वी हैव 2 चार्ज्ड रॉड्स, 2 हमारे पास चार्ज रॉड्स हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज हैं। इसका चार्ज सपोज Q1 है, ये भी यूनिफॉर्मली चार्ज है, चार्ज सपोज इसका Q2 है, कुछ डिस्टेंस पे सपोज बिठा रखा है, राइट। अब सपोज मैं पूछता हूँ कि बता इन दोनों रॉड्स के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो क्या करना है इसमें और क्या नहीं करना है, दोनों चीज़ें बता रहा हूँ, राइट। अब ध्यान देना, ऐसा नहीं कर सकते हैं कि इस बॉडी का पूरा चार्ज इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है, इस बॉडी का पूरा चार्ज इसके सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेटेड है, और उसके बाद डायरेक्टली आप फॉर्मूला घुमा दो, इसका पूरा चार्ज CM पे, इसका पूरा चार्ज CM पे, उसके बाद फॉर्मूला घुमा दें, क्योंकि अब तो हो गए पॉइंट चार्जेस। दिस इज इनकरेक्ट। ऐसे इसको हम डील नहीं कर सकते हैं। द रीज़न बिहाइंड दिस इज कि बॉडी के डिफरेंशियल एलिमेंट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज होते रहेगा, और सेपरेशन चेंज होने से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हो जाएगा। जैसे इस डिफरेंशियल चार्ज के बीच का सेपरेशन डिफरेंट है, सेपरेशन डिफरेंट, फोर्स डिफरेंट। इस डिफरेंशियल चार्ज के बीच में डिस्टेंस डिफरेंट है, फोर्स डिफरेंट लगेगा। इसके बीच में सेपरेशन डिस्टेंस है, फोर्स डिफरेंट हो जाएगा। और इसलिए यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। मतलब हम क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, एक डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पे लेंगे, उन दोनों के बीच में लगने वाला डिफरेंशियल फोर्स निकालेंगे, और टोटल फोर्स निकालने के लिए उसी को इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, एक डिफरेंशियल चार्ज dq यहाँ पकड़ लेना, दूसरा डिफरेंशियल चार्ज यहाँ पकड़ लेना, इन दोनों के बीच में लगने वाला डिफरेंशियल फोर्स निकाल लेना, और फिर टोटल फोर्स निकालने के लिए उसी को इंटीग्रेट करेंगे। इसकी चर्चा हम लोग डिटेल में लेवल 2 में करेंगे, मज़ा आने वाला है, राइट, काफ़ी मज़ा आने वाला है। अभी कंसेप्ट समझते जाएं, क्या करना है अपने को, क्या नहीं करना है, ठीक है। 3 पॉइंट हो गए। पॉइंट नंबर 4 पे आते हैं, तो सब लोग हेडिंग बनाएं। कंपैरिजन बिटवीन कूलम्ब्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ। एक्चुअली हम ये बोलते हैं कि Coulomb's law in electrostatics, it is exactly similar, analogous
a set of Newton's law in the chapter of gravitation. दोनों लॉस में क्या क्या सिमिलरिटी हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे. कूलम्स लॉ आज की ही क्लास में हमने पढ़ा. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन टू चार्जेस कितना? इट्स 1/4πε0 Q1 Q2 r². ग्रेविटेशन के चैप्टर में हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ चुके हैं. अरे बैठना नहीं भाई साहब, बोलना है. यस, क्या होता है? वेरी गुड. ग्रेविटेशनल फोर्स इन बिटवीन टू पॉइंट मासेस क्या होता है? यस, वेरी गुड. Gm1 m2/r². सबने पढ़ा होगा 11 में ग्रेविटेशन में. अब सवाल ये आता है कि न्यूटन्स लॉ एंड कूलम्स लॉ क्या क्या सिमिलरिटीज़ हैं. एज यू कैन सी हियर, नहीं लग रहा दोनों सिमिलर हैं. दोनों की शक्ल मिलती जुलती है, सेम नहीं है लेकिन सिमिलर जरूर है. ग्रेविटेशन में मासेस आते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जेस आ जाते हैं. बाकी सेपरेशन तो वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी सेपरेशन है. हाँ, कांस्टेंट डिफर करता है. यहाँ पे कांस्टेंट कितना होता है? इट इज़ 1/4πε0 कितना? 9 × 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर. ठीक है, कूलम स्क्वायर. यहाँ पे जी होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है भाई साहब? बोलना पड़ेगा. यस, वेरी गुड. इट्स 6.67 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर. मेजर तीन बातें हैं जो अपने को याद रखनी है रिगार्डिंग कंपैरिजन बिटवीन कूलम्स लॉ एंड न्यूटन्स लॉ. ठीक है, क्या क्या बातें हैं? पहली बात, पहला डिफरेंस आप सबको पता है, हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 1 में भी चर्चा कर चुके हैं. दो मासेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. बट दो चार्जेस के बीच में लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, इट मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ चार्जेस. लाइक चार्जेस हैं, रिपल्शन हो जाएगा, अनलाइक हैं, अट्रैक्शन हो जाएगा. तो पहला डिफरेंस ये आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जी मतलब ग्रेविटेशन फोर्स, in between any two point masses, it is always attractive in nature. It is always attractive in nature. While electrostatic force, it may be attractive, may be repulsive, may be attractive or repulsive. पहला डिफरेंस समझ में आ गया. दूसरा and the most important differences कि the gravitational force in between two point masses, it is fairly independent of a medium present in between the masses. While unlike gravitation force, electrostatic force between two charges, it does depend upon the medium present in between the charges. डिटेल में समझते हैं. दो मासेस के बीच में जो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये डिपेंड नहीं करता है कि आप मासेस को किस मीडियम में रख रहे हैं. मींस चाहे आप इन मासेस को एयर में रखें, इन मासेस को वैक्यूम में रखें, इनको वाटर में रखें, ऑयल में रखें, ग्लास में रखें, अपने घर के किसी कोपचे में रखें, उन सारे के सारे सिचुएशंस में इनके बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो सेम रहेगा. ये मतलब हुआ कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मतलब ग्रेविटेशन फोर्स, इट इज फेयरली इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम, इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम प्रेजेंट इन बिटवीन द मासेस. अगर आपको याद आ रहा हो तो ये कंसेप्ट हम लोग लास्ट ईयर 11th में ग्रेविटेशन में पढ़ चुके हैं कि मासेस के बीच में लगने वाला जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ये डिपेंड नहीं करता है कि मासेस को हमने किस मीडियम में रखा हुआ है. ट्राई टू रिकॉल इट. ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहता है. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो रहता है इन बिटवीन टू चार्जेस, ये एक्चुअली में डिपेंड करता है अपॉन मीडियम प्रेजेंट इन बिटवीन द चार्जेस.
वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब अगर हम चार्जेस को एक मीडियम से दूसरी मीडियम में शिफ्ट करते हैं तो उनके बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले को आप कभी भी घुमा सकते हो, आप इस फॉर्मूले को सिर्फ कभी कभी ही घुमा सकते हो, और वो कभी 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 आएगा जब तक चार्जेस को सिर्फ और सिर्फ एयर या वैक्यूम में रखेंगे। दिस रिलेशन इज अप्लीकेबल इफ एंड ओनली इफ चार्जेस आर केप्ट इन एयर और वैक्यूम। Only for air or vacuum. This is the point you need to concentrate. अगर आप चार्जेस को एयर या वैक्यूम में रखेंगे, चार्जेस के बीच का मीडियम एयर है या चार्जेस के बीच का मीडियम वैक्यूम है, सिर्फ और सिर्फ तभी तक चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप इस फॉर्मूले से निकाल पाओगे। मतलब आप अगर इन चार्जेस को लेट्स से वाटर में रख दोगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा, अगर इन चार्जेस को ग्लास में रख दोगे चेंज हो जाएगा, कंडक्टर्स में रख दोगे चेंज हो जाएगा। सो हाउ दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम प्रेजेंट इन बिटवीन द चार्जेस, उसकी चर्चा हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में करने वाले हैं। ठीक है, अभी पॉइंट समझें, कंपेरिजन समझें। सो दूसरा डिफरेंस है कि ग्रेविटेशन फोर्स इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मीडियम डिपेंडेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस मीडियम डिपेंडेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट। ठीक है, और ध्यान रखें ये फॉर्मूला आप तभी घुमा सकते हैं जब तक चार्जेस को हम एयर या फिर वैक्यूम में रखते हैं। किसी डिफरेंट मीडियम में रखेंगे तो फोर्स चेंज हो जाएगा। आखिरी डिफरेंस बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दे आर वेरी मच स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड होता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के मैग्नीट्यूड के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। ऐसा क्यों, रीज़न समझें। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एज यू कैन सी हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय स्क्वायर, ग्रेविटेशन फोर्स Gm1 m2 बाय स्क्वायर। एक्चुअली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में कांस्टेंट कितना होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के एक्सप्रेशन में कांस्टेंट कितना होता है 9 × 10⁹। अच्छा, ग्रेविटेशन फोर्स क्या पढ़ते हैं, इट्स Gm1 m2 बाय स्क्वायर। यहाँ पे कांस्टेंट कितना होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है 6.67 × 10⁻, दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर, दिस इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, ठीक है बात, यस दिस इज द रीजन। लुक एट दिस कांस्टेंट 9 × 10⁹ and look at this universal gravitation constant 6.67 10⁻11। मतलब इस फैक्टर का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड से बहुत ज़्यादा है। ऑर्डर देखो ना, 10⁻+9 की ऑर्डर है, 10⁻−11 की ऑर्डर है, 10⁻+9 10⁻−11, ह्यूज गैप। And therefore since electrostatics constant is very much greater than universal gravitation constant, and therefore electrostatic force is very much greater than gravitational force। मुझे लगा ही नहीं तो मैं चमका। एक छोटा सा एग्जांपल पेश करता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल पूछ सकता हूँ। जैसे सपोज अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और मैं पूछता हूँ कि उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, उन्हीं के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। पिक्चर अपने को अभी क्लियर हो जाएगी। जैसे मान लो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेट्स से सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। अब मैं पूछता हूँ कि बता इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा। फटाफट निकालते हैं। Gm1 m2 r स्क्वायर, G हो गया 6.67 10⁻11। मास दोनों इलेक्ट्रॉन है, जल्दी बोले इलेक्ट्रॉन का मास कितना, इट्स 9.1 10⁻31। अगेन दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है हैविंग सेम मास, 9.1 × 10⁻31 एंड डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो r डिस्टेंस सपोज 1 ले लो। अप्रॉक्सीमेटली पूरी कैलकुलेशन के डिटेल में अपने को नहीं आना है, सिर्फ ऑर्डर देख लेते हैं किस ऑर्डर का है। तो ग्रेविटेशन फोर्स में ऑर्डर आएगी, इधर आ गया 10⁻11 और ये होगा -31 और -31 दैट इज -62। तो 62 और 11 अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लो।
अप्रोक्सीमेटली हो गया 73। तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना कम लग रहा है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। 10⁻⁻73 कितना छोटा है, सोच सकते हो, छोटे से भी छोटा, बहुत छोटा, सबसे छोटा, दुनिया में सबसे छोटा, इससे छोटा कुछ नहीं। अब आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इन्हीं चार्जेस के बीच में, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना, तो दिस इज 1/4πε0 Q1 Q2 r²। इट इज़ 9 × 10⁻9 Q1 Q2, दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाँ, ध्यान ही रखें कि इस फॉर्मूले में गलती से भी हम चार्जेस को साइन के साथ नहीं रखेंगे, अभी भी डिस्कस किया पॉइंट नंबर सेकंड में। सिर्फ मैग्नीट्यूड रखेंगे, क्योंकि यहाँ से हम सिर्फ और सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, डायरेक्शन नहीं देखते हैं। डायरेक्शन तो डायरेक्टली हम चार्जेस के साइन से देख लेते हैं कि लाइक हैं रिपल्सिव, अनलाइक हैं तो अट्रैक्टिव। सो इलेक्ट्रो चार्ज 1.6 10⁻⁻19, दूसरा भी वही इलेक्ट्रॉन है 1.6 10⁻⁻19, और डिस्टेंस अपने को पता ही है 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही रहेगा। ऑर्डर देख लेते हैं, पूरे कैलकुलेशन में नहीं जाना है, अपने को ऑर्डर पकड़ना है, किस ऑर्डर का है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये हो गया भाई साहब 10⁻9 एंड दिस इज 19 कितना हो जाएगा 38, तो -38 + 9 अप्रॉक्सीमेटली पकड़ ले, अप्रॉक्सीमेटली देखें तो कितना दिखेगा। नाउ लुक एट दिस एंड लुक एट दिस, मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स -29 के ऑर्डर का है। किस ऑर्डर का है, -29। इनके बीच में लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स किस ऑर्डर का है, कहाँ 10⁻⁻29, कहाँ 10⁻⁻73। तो ये इस एग्जाम्पल के हेल्प से मैथमेटिकली भी जस्टिफाई हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस दे आर मच 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 स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू दिस ग्रेविटेशन फोर्स, एंड रीजन बीइंग दिस कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो यहाँ से भी हम लोग कंक्लूड कर चुके हैं, हेंस electrostatic force they are much stronger as compared to gravitational force। यहाँ तक क्लियर। तो ये कुछ बेसिक कंपैरिजन हो गया, कुछ डिफरेंसेस हो गए इन बिटवीन न्यूटन्स लॉ एंड कूलम्ब्स लॉ। तो ये तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए, बेसिक प्रॉपर्टीज़ हो गई जिसको अपने को याद रखना है व्हाइल अप्लाइंग दिस कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, सब लोग हेडिंग बनाएं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। क्या हेडिंग, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग ये जो फॉर्मूला पढ़े हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन बिटवीन two charges 1/4πε0 Q1 Q2 r², this is applicable only for two charges। मीन्स अगर सिस्टम में 2 से ज़्यादा चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, 4 हैं, 5 हैं, 50 हैं, then how to find out resultant electrostatic force। so for this there is this principle called as superposition principle of electrostatic forces। एक्चुअली हम क्या करते हैं कि अगर सिस्टम में हमारे पास कई सारे चार्जेस हैं और सपोज हमें बताना है कि रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑन एनी गिवन चार्ज, तो हम क्या करेंगे, इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से उस गिवन चार्ज पे लगने वाला इंडिविजुअल फोर्स निकालते हैं और उन सारे के सारे फोर्स का वेक्टर सम लेते हैं। दैट विल गिव यू द रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिस्टम ऑफ चार्ज ऑन द गिवन चार्ज। एक्चुअली में क्या होता है, जैसे मान लो ये सिस्टम ऑफ चार्जेस है जिसमें कई सारे चार्जेस हैं, जैसे Q1 है, ठीक है, Q2 है, Q3 है, कुछ और भी हो सकते हैं, 2 चार्जेस हैं, 3 चार्जेस हैं, 4 हैं, 5 हैं, 50 हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं। और सपोज हमारा टारगेट है वी हैव टू फाइंड आउट नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑन दिस गिवन चार्ज। अप्रोच क्या है, हर एक चार्ज की वजह से उस गिवन चार्ज पे लगने वाला इंडिविजुअल फोर्स निकालेंगे, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसकी डायरेक्शन क्या है। जैसे मान लो Q1 इस गिवन चार्ज पे कुछ F1 लगाता है, तो इस F1 का हम लोग मैग्नीट्यूड अलग निकालेंगे, डायरेक्शन अलग निकालेंगे। डायरेक्शन मतलब लाइक है रिपल्स हो जाएगा, अनलाइक है अट्रैक्ट हो जाएगा। सपोज Q2 इस Q पे कुछ F2 लगाता है, तो इस F2 का मैग्नीट्यूड अलग निकालेंगे, डायरेक्शन अलग निकालेंगे।
Q3 सपोज इस गिवन चार्ज पे कुछ लेट्स से F3 का फोर्स लगाता है, तो इस F3 का मैग्नीट्यूड बस निकालेंगे, डायरेक्शन बस निकालेंगे, फिर इन सारे के सारे फोर्सेस का वेक्टर सम करेंगे, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। तो इस गिवन चार्ज पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो टोटल फोर्स होगा, इट इज गिवन बाय दिस, इन सारे इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर सम, एंड दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और ये कोई नया प्रिंसिपल नहीं है, इफ यू रिमेंबर इट, तो ये वैसा ही है जैसा हम लोग लास्ट ईयर ग्रेविटेशन में पढ़े हैं। कहाँ पे? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटेशन फोर्सेस। वहां पे ग्रेविटेशन फोर्स था, यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। कंसेप्ट तो वही है, प्रिंसिपल तो वही है, फोर्स का बस नीचे चेंज हो गया है, टर्म्स सिंपल से। F1, F2, F3 क्या है? तो F1, F2, F3 हैं इंडिविजुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल चार्जेस ऑन दैट गिवन चार्ज। F क्या है? तो F है नेट फोर्स, टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑन दिस गिवन चार्ज। डिटेल में अच्छे से लिखाया हुआ है, आप लोग हमारे ऐप पे जाइए, थ्योरी की फाइल देखिए और उसमें डिटेल में आपको मिल जाएगा। क्लियर बात? एक्चुअली अभी अपने को प्रिंसिपल समझते चलना है, कंसेप्ट समझते चलना है, एंड हाउ टू अप्लाई द कंसेप्ट्स इन द प्रॉब्लम्स। ये जब हम लोग प्रॉब्लम्स बनाएंगे तब अपने को डिटेल में समझना आएगा, अभी के लिए अपने को कंसेप्ट समझना है। क्लियर बात? ओके, सो दिस कंप्लीट्स द एंटायर थ्योरी ऑफ दिस कूलम्ब्स लॉ। और अब शुरू होता है सवालों का सिलसिला। तो वर्कशीट निकाल लीजिए, पेज नंबर 25 में पहुँचें और टिक कर लें कूलम्ब्स लॉ में कौन कौन से सवाल आपको अटैम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 9 तक अपने को अटैम्प्ट करना है। टेक अ फेयर एंड ऑनेस्ट अटैम्प्ट ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा अनाउंसमेंट ये है, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था, कि आपका जो पहला टेस्ट है काइनेमेटिक्स का, ये बहुत जल्दी होने वाला है। दोनों के अलग अलग पेपर्स रहेंगे, नीट का सेपरेट रहेगा, जेई का सेपरेट रहेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहें, रेगुलरली डाउट्स पूछते रहें। आप अपने डाउट्स हमारे ऐप पे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड यू कैन ऑल्सो like, comment, share and subscribe this video. You can also share this video with your friends, and for more videos stay tuned, stay connected and keep studying. Thank you.